बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप को भी इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों बीजेपी के एक विधायक ने खुल करके मस्जिदों में घुस करके चुन करके मारने की धमकी दी है। जी हाँ, अब इसको लेकर के राजनीति तेज हो गई है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा कि विदेशों में तो बुद्ध की बात करते हैं और यहाँ पर मारकाट करने की बात करते हैं। ये कहना है तेजस्वी यादव का। दरअसल पूरा मामला यह है कि धर्मगुरु रामगिरी महाराज के समर्थन में रविवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर में सकल हिंदी समाज आंदोलन हुआ। इसमें भाजपा विधायक नीतीश राणे ने कहा कि महंत रामगिरी महाराज के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो फिर मस्जिद में घुस करके चुन करके मारेंगे। राणे के भाषण का वीडियो सामने आने के बाद अहमदनगर पुलिस ने मंगलवार को श्रीरामपुर और फिर तोपखाना थाने में 2 एफआईआर दर्ज की है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ये वीडियो एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि देशवासियों के लिए ये जहर उगल रहा है। ये व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी सांसद नारायण राणे का बेटा बीजेपी एमएलए है। यह संविधान और फिर कानून को ताक पर रख करके मस्जिदों में घुस करके काटने मारने की धमकी दे रहे हैं। जब खाड़ी देशों में जाकर के प्रधानमंत्री सजदा करते हैं, मस्जिदों में चूमते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि विदेशों में गांधी और बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश में हिंसा करने और फिर बीजेपी शासित राज्यों में अपने ही लोगों को काटने मारने की धमकी देने वालों को पराया श्रेय और फिर प्रेय देते हैं। क्या प्रधानमंत्री इसे दिल से माफ करेंगे या फिर बीजेपी का टिकट देकर के उसे पुरस्कृत करेंगे? दोस्तों बिहार की नई नवेली राजनीतिक पार्टी जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी मुस्लिमों का इस्तेमाल वोट बैंक की तरह ही कर रही है। उन्होंने मांग की है कि आरजेडी मुस्लिमों को टिकट उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से दे। राज्य में उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि साल 2025 में अगले सियासी लड़ाई एनडीए और जनसुराज पार्टी में होने वाली है। लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि राज्य की 176 विधानसभा सीटों पर एनडीए का दबदबा है। आरजेडी कहीं ठहरती नहीं है। राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम समुदाय के लिए काम करने का दावा करती है तो फिर उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी दे। आरजेडी मुस्लिमों के लिए राज्य विधानसभा में कम से कम 40 सीटें दें। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनसे उनका अधिकार छीनना बंद कर दीजिए, उन्हें उनकी आबादी के लिहाज से टिकट दें। आपने उनसे वोट लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी जनसुराज पार्टी आने वाला विधानसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा है कि साल 2025 में जनसुराज पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। जनसुराज पार्टी सत्ता में होगी, इस बात में कोई भी किंतु परंतु नहीं है। दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा कि पूरे बिहार में अभी जमीन सर्वे चल रहा है। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वंशावली में बहन, बुआ और बेटी का नाम देना जरूरी है या नहीं। तो आपके मन में भी ऐसी ही अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम आपको अभी आपका कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। आपको बता दूं कि बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पुश्तैनी जमीन के सर्वे के लिए लोगों से वंशावली मांगी जा रही है। साथ ही साथ वंशावली में बहन, बुआ और फिर बेटी का नाम दर्ज करना भी जरूरी कर दिया गया है। खबर के अनुसार रैयत के लिए अभी प्रपत्र 2 और 3 भर करके जमा करना है। जब तत्काल सरपंच के माध्यम से वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर बिहार विशेष सर्वेक्षण में पुश्तैनी जमीन का सर्वे कराने के लिए वंशावली में बहन, बुआ और फिर बेटी का नाम देना जरूरी है। भले ही वे जमीन में हिस्सा ना ले लेकिन उनका नाम देना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार ने पुश्तैनी जमीन पर बेटियों का भी अधिकार दिया है। दरअसल बिहार में वंशावली अथवा खतियान में अब बेटों के साथ साथ बेटियों का भी नाम दर्ज होगा। इस संबंध में बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है ताकि इसका पालन किया जा सके। दोस्तों बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को हटाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, जिस पर जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं। खबर के अनुसार सरकार ने सरकारी भूमि अतिक्रमण की सूचना ऑनलाइन अंचलाधिकारी के समक्ष दर्ज करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल पर जाकर के आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अंचलाधिकारी आगे ही कार्रवाई करेंगे। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार में सरकारी जमीन को
को अवैध कब्जा से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान भी सरकारी जमीन को चिन्हित किया जा रहा है ताकि इसे अवैध कब्जा से मुक्त किया जा सके। अब सवाल है कि आखिर शिकायत कैसे करें, तो आपको बता दूं कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की सूचना देने के लिए आपको बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर जाना होगा और यहाँ जाकर के इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी एक गलती के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। बिहार परिवहन विभाग ने चिराग पासवान पर जुर्माना लगाया है। मामला 24 अगस्त का बताया जा रहा है। चिराग पासवान पटना से हाजीपुर जा रहे थे। इसी दौरान टोल प्लाजा पर उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी। यही कारण है कि अब उन्हें चालान भरना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान पटना से हाजीपुर आ रहे थे। इस दौरान उनकी कार ओवर स्पीड थी। जैसे ही वे टोल प्लाजा पर पहुंची तो फिर कैमरे ने स्पीड रिकॉर्ड कर लिया और चालान कट गया। चालान का मैसेज चिराग पासवान के मोबाइल पर आ गया। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 2000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। बिहार सरकार ने बिहार के सभी टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम लगाया है। इसकी जानकारी पर परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने अप्रैल महीने में दी थी। इसके माध्यम से ई फाइन किया जा रहा है। इसमें किसी गाड़ी के जरूरी कागजात न होने पर अपने आप चालान कट जाएगा। इसके साथ ही अगर गाड़ी ओवर स्पीड है तो भी ऑटोमेटिक गाड़ी का चालान कट जाएगा और मोबाइल फोन पर मैसेज आ जाएगा। दोस्तों, मुंगेर के एक अस्पताल में 17 वर्षीय नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। यह घटना तब हुई जब पीड़िता अपनी नानी का कान दिखाने अस्पताल पहुंची थी। जब पीड़िता के अनुसार नेत्र सहायक विकास मंडल ने आंख की जांच के बहाने उससे बुर्का हटाने को कहा। जब लड़की ने मना किया तो आरोपी ने उसकी छाती पर हाथ रख दिया और उसके शरीर को अनुचित तरीके से छूने लगा। जब पीड़िता के विरोध करने पर विकास मंडल वहां से भाग निकला। आरोप है कि एक सुरक्षा गार्ड ने उसे भागने में मदद की है। लड़की ने बताया है कि जब नेत्र सहायक की हरकतें आसानी हो गई तो फिर वह चिल्लाने लगी। इसके बाद अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजन गुस्से में आकर के हंगामा करने लगे। इसी बीच मानसिक तनाव और फिर भय के कारण पीड़िता बेहोश होकर के गिर गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। सूत्रों के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब विकास मंडल पर ऐसे संगीन आरोप लगे हैं। पहले भी उस पर कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी करने का आरोप लगाए जा चुके हैं, लेकिन उन मामलों में वह बच निकलने में सफल रहा। लेकिन आज एक बार वह पकड़ा गया है। दोस्तों, बिहार में मानसून सक्रिय है, लेकिन इसकी स्थिति कमजोर बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 सितंबर को राज्य के पश्चिम और फिर उत्तरी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यह खास करके सीमांचल और उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश के आसार है। वहीं पर दक्षिण बिहार में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। 1-2 जगह पर बारिश हो सकती है। वर्तमान में अरब सागर के उत्तर पश्चिम में एक दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही पूर्व विदर्भ और फिर तेलंगाना के पास मानसून ट्रफ भी सक्रिय है, जिससे बिहार में मौसम का ये मिजाज देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण पश्चिमी बिहार के रोहतास, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं पर पटना, गया और भागलपुर सहित दक्षिण मध्य और फिर दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर बारिश के आसार है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, सीवान और सारण सहित उत्तर बिहार के जिलों में कुछ स्थानों पर 2.5 मिलीमीटर से लेकर के 15.5 मिलीमीटर तक हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों, बिहार में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार परिवहन विभाग ने वाहन चलाने वाले लोगों के लिए एक नया आदेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ इसके बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवा दी है। यह खबर के अनुसार परिवहन विभाग ने कहा कि बिना थर्ड पार्टी बीमा कराए वाहन से कोई दुर्घटना होती है तो फिर पीड़ित को 5 लाख रुपए तक मुआवजा देना होगा। ये मुआवजा राशि गाड़ी मालिक को अपने जेब से देनी होगी। इसको लेकर के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बिना बीमा वाले वाहन से सड़क दुर्घटना होने पर वाहन से अगर किसी शख्स की जान चली जाती है तो कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ सकता है। इसलिए आप जल्द से जल्द अपने गाड़ियों का बीमा करवा लें, नहीं तो फिर आपको भारी पड़ सकता है आप पर। दरअसल परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी गाड़ी मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी है। इससे न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलती है बल्कि दुर्घटना होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है।
दोस्तों बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि बिहार में जमीन बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज ही मान्य होगा। यदि पारिवारिक बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है तो फिर मौखिक बंटवारे मान्य नहीं होंगे। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि अगर बंटवारे मौखिक रूप से हुआ है तो फिर जमीन सर्वे के दौरान संयुक्त खतियान बनाया जाएगा, यानी कि सबका मिल करके एक खतियान बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि जमीन के सभी मूल मालिकों के नाम पर एक खतियान होगा। आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि खतियान आपके नाम पर हो तो फिर बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज होना जरूरी है। जब बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज होगा तभी सभी व्यक्ति के नाम अलग अलग खतियान बनाया जाएगा। इसको लेकर के जानकारी दी गई है। दोस्तों बिहार की सियासी पिच पर बैटिंग करने के लिए जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिल्कुल तैयार है। उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। कल उन्होंने कहा कि बिहार में अगली सरकार जनसुराज की बन रही है और बिहार का अगला सीएम भी जनसुराज पार्टी से ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि कौन सीएम बनेगा। बिहार में साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में पहली बार होगा जब अपनी पार्टी जनसुराज के अपने दम पर प्रशांत किशोर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बताया है कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 40 लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। राजद के लोग 30 साल से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करते हैं। मैं उसको चुनौती देता हूं कि जहां उनके मुस्लिम उम्मीदवार जीते हुए हैं वहां मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव में उतारें। हम हिंदू उम्मीदवार को उतार देंगे। राजद जब तक मुसलमानों का वोट लेती रही है वह मुसलमानों की आबादी के अनुसार उन्हें टिकट दे करके दिखाएं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई विधानसभा चुनाव में राजद से नहीं है। राजद का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में देखा है। हमारी लड़ाई एनडीए के साथ है। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। बिहार से नीतीश कुमार ने इसका समर्थन किया। अगर राजनीति में आपकी भागीदारी नहीं होगी तो फिर ऐसे ही सरकार कानून बना देगी। हालांकि अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, जेपीसी में चर्चा हो रही है, लेकिन कल यही नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आ जाएंगे और मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े रहने की बात करेंगे। लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। दोस्तों भारत में दिन प्रतिदिन कैंसर मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके इलाज में काफी समय लगता है और काफी पैसे भी खर्च हो जाता है। वहीं पर बिहार के चंपारण के रहने वाले युवा उद्यमी और समाज सेवी रुपेश पांडे ने बिहार में एक बेहद ही क्रांतिकारी कदम उठाया है। उन्होंने डॉक्टर प्रवीण घंटावर के साथ मिलकर के कैंसर मरीज के लिए बिहार में 500 बेड का अस्पताल खोलने का विचार किया है। इस अस्पताल में सभी तरह के आधुनिक उपकरण होंगे जिससे कैंसर का इलाज संभव होगा। ये अस्पताल सभी वर्गों के लिए खुला रहेगा। इस अस्पताल में गरीबों का इलाज फ्री में होगा। जहाँ डॉक्टर प्रवीण घंटावर कैंसर स्पेशलिस्ट और कैंसर सर्जन है। जहाँ उनकी पढ़ाई टाटा कैंसर अस्पताल से हुई है। पिछले 25 वर्षों से कैंसर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन सालों में काफी कैंसर मरीजों को ठीक भी किया है। वे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के मालिक है। इसके अलावा मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सर्जन भी है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हरकत मच गया है। आपको बता दें कि बिहार के 14 जिलों में डेंगू के मरीज मिले हैं। आज 14 जिलों में डेंगू की मरीज पहचान की गई है। खबर के अनुसार एक दिन में बिहार में डेंगू के 53 नए मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 33 डेंगू मरीज पटना जिले में मिले हैं, जबकि दरभंगा में 3, बेगूसराय में 3, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 2 और सिवान में भी 2 डेंगू के नए मरीज की पहचान की गई है। वहीं पर इसके अलावा बिहार के जहानाबाद, अरवल, भागलपुर, कटिहार, मधुबनी, नवादा, सारण और वैशाली में डेंगू के एक मरीज मिले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये डेंगू से बचने का उपाय क्या है। तो आपको बता दूं कि डेंगू से बचने का उपाय ये है कि घर के आसपास पानी का जमा होना ना दें। जब घर के आसपास अगर पानी जमा रहते हैं तो उस पानी को किसी तरीके से वहां से हटाएं, नहीं तो वहीं से डेंगू पनपते हैं जमे हुए पानी से। वहीं पर आपको बता दूं कि दिन या रात के समय सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जब घर के आसपास साफ सफाई रखें। पानी के सभी बर्तनों को ढक करके रखें। जब मच्छरों के काटने से बचने के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। जब इमारतों के आसपास मच्छर भगाने वाली दवा का छिड़काव करें। मच्छर भगाने वाली कॉइल का प्रयोग करें। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में लोगों को अब घर बैठे जमीन सर्वे की जानकारी मिलेगी। इसको लेकर के नीतीश सरकार के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च कर लिया गया है, जिससे आप जमीन सर्वे से संबंधित हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में सभी भू स्वामियों को यानी कि जमीन मालिकों को जागरूक करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ट्रैकर ऐप विकसित किया है, लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को जमीन सर्वे से संबंधित सभी तरीके की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। आपको बता दूं कि इस मोबाइल
ऐप के माध्यम से आप अपने पंचायतों के अमीन और फिर कानूनगो का मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं, या साथ ही साथ उनसे सर्वे से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। वहीं पर इस ऐप की मदद से संबंधित क्षेत्र में जमीन के सर्वे की पूरी स्थिति देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इससे कैसे जानकारी लेंगे मोबाइल ऐप के माध्यम से। आपको बता दूं कि इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। जाकर के गूगल प्ले स्टोर ओपन करें। गूगल प्ले स्टोर से जमीन ट्रैकर ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप में जिला, अंचल और फिर ग्राम पंचायत का नाम डालने पर जमीन का पूरा विवरण दिखने लगेगा। इसमें मौजा, खाता, खेसरा एवं प्लॉट संख्या के साथ रकबा को भी आप देख सकते हैं। रकबा को भी देखा जा सकता है और सर्वे की स्थिति आप जान सकते हैं। बटोगे तो कटोगे, इसलिए सभी देशवासियों को, राष्ट्रवादियों को, सनातनी बंधुओं को आपस में एकजुट रहना है ताकि देश सुरक्षित रहे। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है। यह डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि देश विरोधी ताकतें विदेशी ताकतों की सह पर देश को अस्थिर करने में लगी हुई है। अफसोस की बात यह है कि देश के कुछ राजनीतिक दल देश विरोधी ताकतों का समर्थन कर रही है। ऐसी पार्टियों को सत्ता से दूर रखना है, यह कहना है बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का। आपको बता दूं कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जब से बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से ये अपने हिंदुत्ववादी विचारधारा को सामने ला रहे हैं। लेकिन डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पहले ऐसा नहीं थे। जी हाँ, आपको बता दें कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल एक सेक्युलर नेता के तौर पर देखा जाता है। हालांकि वे बीजेपी में है, लेकिन फिर भी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को सेक्युलर नेता के तौर पर देखा जाता है और उसको सेक्युलर नेता मानते भी हैं। और जब भी वह किसी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते थे तो एक ही बात कहते थे, नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर, वोट दीजिए मोहब्बत के नाम पर। पहले ये शायरी कहा करते थे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, लेकिन जब से बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से ये शायरी गायब हो गई है और हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। हालांकि क्या कारण है ये तो खैर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ही बता सकते हैं। दोस्तों, बिहार में एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10-12 के डमी पंजीकरण कार्ड के लिए आवेदन सुधार की समय सीमा बढ़ा दी है। जहां उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण किया है अब आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com के माध्यम से अपने डमी पंजीकरण कार्ड को संपादित कर सकते हैं। उम्मीदवारों को लॉगिन करने और कक्षा 10वीं-12वीं डमी पंजीकरण कार्ड 2025 को संपादित करने के लिए अपना आवेदन संख्या और फिर जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। इसे संपादित करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2024 है। दोस्तों, बिहार सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अनुकंपा पर बहाली को लेकर के एक नया निर्देश जारी किया है। अब इसी निर्देश के अनुसार अनुकंपा पर बहाली होगी। जब विभाग की तरफ से साफ तौर पर कह दिया है कि बालिग होने के 1 साल के अंदर अनुकंपा पर नियोजन को लेकर के दावा पेश करना होगा। अगर समय पर दावा पेश नहीं किया गया तो फिर नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है। दरअसल किसी सरकारी कर्मी की सेवा अवधि में मृत्यु के दौरान उसके नाबालिग परिजनों को किसी तरह से अनुकंपा के आधार पर नियोजन हासिल होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। ये बताया गया है कि सरकारी सेवक का आश्रित अगर नाबालिग है तो फिर बालिग होने के 1 साल के अंदर उसे अनुकंपा पर नियोजन के लिए अपना दावा पेश करना होगा। वहीं पर इस संबंध में नियम का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस आशय का परिपत्र 30 अगस्त 2019 को पत्र जारी किया गया था। इसलिए इस तिथि के बाद बालिग होने वाले आश्रितों के संबंध में ये प्राविधान प्रभावी होगा। दोस्तों, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि नए डीजीपी आलोक राज पदभार संभालने के बाद पहली बार रविवार को मुजफ्फरपुर स्थित अपने पैतृक आवास गोपालपुर नेवरा पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका भव्य से स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अपने परिजनों से मुलाकात करने के बाद सबसे पहले कुल देवता, ग्राम देवता और शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा करने के बाद डीजीपी साहब ने गाँव के मजार पर भी चादर पोशी की, जो की उनके धार्मिक और फिर सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। इस धार्मिक अनुष्ठान के बाद वे मानीपुर स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी सुब्रत सेन और फिर एसएसपी राकेश ने उनका पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत किया। आपको बता दो कि बिहार के नए डीजीपी बिल्कुल सेक्युलर मिजाज के हैं, जहां एक तरफ मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ मजार में जाकर के चादर पेशी करते हैं। इससे बिहार के डीजीपी का जो माइंड सेट है ये साफ दर्शाता है कि नहीं, बिहार के जो नए डीजीपी बने हैं ये सेक्युलर मिजाज के हैं। ये एक पक्ष को लेकर के चलने वाले नहीं हैं, ये दोनों पक्ष को लेकर के चलने वाले हैं।
दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के नीतीश सरकार पर जम करके निशाना साधा है। अब इसे लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि राजद नेता ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार में तालिबानी राज का आरोप लगाया था। जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारा सवाल है कि जब उनके माता पिता 15 साल बिहार के शासन में रहे तो फिर उस समय वे क्यों भूल गए, या फिर जब वे यानी कि तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने कहा कि इतने शिक्षकों की भर्ती हुई है, क्या उस समय वे इसे भूल गए थे और आज जब वे सत्ता से बाहर हैं तब उन्हें याद आ रहा है। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अररिया जिले में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने पर बिहार में तालिबानी राज होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा है कि बिहार में तालिबानी राज भाजपा एनडीए सरकार में बिहार में सत्ता में मौजूद है, लेकिन जातिवादी गोदी मीडिया मौन है। जब हम और फिर हमारी दलित पिछड़ों और फिर अल्पसंख्यकों के हक और फिर हिस्सेदारी की बात करते हैं, इसीलिए जातिवादियों को हमारा शासन में हमेशा जंगल राज नजर आता है। वहीं पर जातिगत जनगणना को लेकर के राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिर क्यों सभी बड़े समाजवादी नेताओं ने समय समय पर जाति आधारित जनगणना की बात की है। आज भी समाज में भेदभाव होता है, जाति का नाम लेकर के गाली दी जाती है। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात अब मुस्लिम समाज के दिलों में उतरने लगी है। अल्पसंख्यकों की अहम हिस्सेदारी, मसाइल और जनसुराज में उनकी भागीदारी को लेकर के जनसुराज की तरफ से पटना के बापू सभागार में एक मजलिस का आयोजन किया गया 2 दिन पहले। इस मजलिस में 15,000 से ज्यादा मुस्लिम बिहार के विभिन्न यानी कि अलग अलग जिलों से पहुंचे। प्रशांत किशोर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अगर उन्होंने जनसुराज का साथ दिया तो फिर उन्हें जनसंख्या के हिसाब से न केवल राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी बल्कि उनके बच्चों को राजनीति में आगे और फिर उन्हें अपने खर्चे के अनुसार खर्चे से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी भी जनसुराज संभालेंगी। जब प्रशांत किशोर के इस कार्यक्रम में करीब 15,000 मुसलमान शामिल हुए थे। दोस्तों, जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो फिर लोग समझते हैं कि हम बांटने की बात कर रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिर क्यों सभी बड़े समाजवादी नेताओं ने समय समय पर जातिगत जनगणना की बात की है। आज भी समाज में भेदभाव होता है, जाति का नाम लेकर के गाली दी जाती है। दलितों के बेटे की शादी में वह मंदिर में पूजा नहीं करेगा, ये क्या व्यवस्था है। जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो फिर वे लोग कहते हैं कि हम बांटने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के जमुई जिले के बरहट इलाके में कीर्तियानंद मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका शोभा सिंह का पढ़ाने का अंदाज काफी अलग और लोकप्रिय भी है। यह शोभा सिंह ज्यादातर घरेलू सामान का ही उपयोग करके बच्चों को अनोखे अंदाज में पढ़ाती है, जिसकी वजह से इनोवेशन चैंपियन अवार्ड के लिए उनका चयन हुआ है। आपको बता दूं कि बिहार के जमुई जिले के बरहट इलाके में कीर्तियानंद मध्य विद्यालय की टीचर शोभा सिंह ने अपने अनोखे और फिर काफी रचनात्मक तरीके से बच्चों के लिए विज्ञान जैसी कठिन विषयों को अब अपने सबसे पसंदीदा विषय बना दिया है। जब वहीं पर आपको बता दें कि शोभा सिंह घरेलू सामान का इस्तेमाल करके कठिन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को इतनी आसानी से समझाती है कि बच्चे अब विज्ञान जैसे कठिन विषय में काफी दिलचस्पी लेने लगे हैं। जब वहीं पर टीचर शोभा सिंह का पढ़ाने का अंदाज इतना खास है कि कोई भी बच्चा उनका क्लास में को मिस नहीं करना चाहता है, तो फिर वहीं पर टीचर की इस अंदाज और फिर रचनात्मक को देखते हुए उन्हें इनोवेशन रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, जदयू में सुबह खबर आई कि पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार ने उस इस्तीफे को आनंद फानन में स्वीकार भी कर लिया और फिर तुरंत त्यागी की जगह दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता की नियुक्ति भी कर दी। जब केसी त्यागी के इस्तीफे की इस कहानी को जितना सीधा दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में मामला बिल्कुल उतना टेढ़ा है। जब जानकार बताते हैं कि ये नीतीश कुमार का ऑपरेशन भूमिहार है, जहाँ उसकी एक कड़ी अशोक चौधरी थे जो दूसरे केसी त्यागी है, लेकिन इन दोनों के अलावा भी नीतीश कुमार के ऑपरेशन भूमिहार के कई शिकार हैं। हम आपको अंदर की कहानियां भी बता रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार चाह क्या रहा है। दरअसल जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि केसी त्यागी से इस्तीफा लिया गया है। केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि केसी त्यागी से इस्तीफा लिया गया है। शनिवार को ही उन्हें मैसेज दिया गया था कि वे इस्तीफा दे दें
वरना उन्हें पद से हटाया जाएगा। इज्जत बचाने के लिए केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा भेजा है। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक केसी त्यागी को ये कहा गया है कि उन्होंने पार्टी के स्टैंड के खिलाफ बयानबाजी की है, लिहाजा उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। दरअसल मामला यह है कि केसी त्यागी ने कुछ दिनों पहले इजराइल और गाजा को लेकर के हुई एक मीटिंग में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ भाग लिया था। उस मीटिंग के बाद केसी त्यागी ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साझा बयान जारी किया था, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के भारत सरकार के मौजूदा स्टैंड का विरोध किया था। यह सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने इस मीटिंग का हवाला देते हुए केसी त्यागी से पद छोड़ने को कहा गया था, जिसके बाद केसी त्यागी ने अपना इस्तीफा दिया है। तो इसका मतलब यह है कि केसी त्यागी ने खुद की इच्छा से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की राजनीति को समझने वाले बता रहे हैं कि केसी त्यागी तो उस ऑपरेशन का एक कड़ी मात्र है जिसमें नीतीश कुमार इन दिनों जोर शोर से लगे हैं। यह नीतीश का मिशन तो ऑपरेशन भूमिहार है, वो पार्टी और फिर सरकार दोनों भूमिहारों को निपटाने में लगे हैं और इसके कई उदाहरण भी सामने आए हैं। दोस्तों, अगर आप भी फलों के शौकीन हैं या फिर अगर आप फल नहीं खाते हैं तो हम आपको एक फल के बारे में अभी बताने जा रहे हैं, जिस फल को खाने के बाद 6 तरीके की बीमारी आपके पास बिल्कुल अगल पास नहीं भटकेगी। आपको बता दो कि मौसमी फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। नाशपाती भी एक मौसमी फल है जिसे पोषण से भरपूर माना जाता है। रोजाना इस फल का सेवन करके शरीर को कई लाभ पहुँचा सकते हैं। आपको बता दो कि नाशपाती में फोलेट, विटामिन सी, कॉपर और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही ये पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो कि शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है। अगर रोजाना इस फल का सेवन करते हैं तो फिर पेट संबंधित समस्याओं से बचने में मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, इस फल को डाइट में शामिल करके वजन को भी कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। तो चलिए हम आपको इस फल के बारे में जानकारी देते हैं। आपको बता दूं कि इस फल को खाने से, यानी कि नाशपाती खाने से पाचन में सुधार होता है। जी हाँ, नाशपाती में मौजूद हाई फाइबर पाचन तंत्र को हेल्दी रखने में मददगार है। इससे कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं पर नाशपाती हार्ट के लिए भी ठीक है। यह हार्ट के मरीजों के लिए नाशपाती फायदेमंद है। नाशपाती में फाइबर, पोटेशियम और फिर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हार्ट को हेल्दी रखने में मददगार है। वहीं पर मोटापा, जब नाशपाती में कैलोरी कम होती है और फिर फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे भूख को कंट्रोल करके वजन को कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं पर इम्यूनिटी, नाशपाती में विटामिन सी और फिर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है। वहीं पर हड्डियां, जब नाशपाती में मौजूद विटामिन के और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने और फिर ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से बचाने में मददगार है। वहीं पर स्किन के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, आपको बता दूं कि स्किन को हेल्दी रखने के लिए आप नाशपाती का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद गुण स्किन को हेल्दी रखने में मददगार है। दोस्तों, लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार कई दिनों से नरेंद्र मोदी सरकार को असहज में डालता हुआ नजर आ रहा है। जब पिछले दिनों तो चिराग पासवान ने विपक्षी नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए जातिगत जनगणना की मांग कर डाली। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी की ओर से बीजेपी को मुश्किल में डालने वाला एक और बयान दे दिया है। एलजेपी के दिल्ली अध्यक्ष राजू तिवारी ने असम सरकार के विधानसभा में जुमा ब्रेक बंद करने के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता, धार्मिक प्रथाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आपको बता दो कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी की लगातार बयानबाजी से बीजेपी आला कमान काफी नाराज है। इस बीच सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि चिराग पासवान की पार्टी के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं। दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान को एक बार फिर से अपनी पार्टी में टूट का सामना करना पड़ सकता है। उनकी पार्टी के कई बड़े नेता, जिसमें सांसद भी शामिल है, वे जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में टूट हुई थी। उस वक्त चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने सभी सांसदों को अपने साथ मिलाकर के केंद्र में मंत्री का पद हासिल कर लिया था। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने बयानों को लेकर के तो कभी अपने अंदाज को लेकर। एक बार फिर से सांसद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हाथों में नोटों की गड्डी लिए पप्पू यादव कार के ऊपर से निकल करके हाथों के नीचे तकिया दबा करके लोगों के बीच 500 रुपए के नोट बांट रहे हैं। लोग भी आराम से एक एक करके उनकी कार के पास आ रहे हैं और पैसे लेकर के जा रहे हैं। ये वीडियो उनके संसदीय क्षेत्र का है।
यानी कि पूर्णिया का, जहां पर नेताजी बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए लोगों के बीच पैसे बांट रहे हैं। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स सांसद की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ यूजर्स इस तरह से लोगों के बीच पैसे बांटने को गलत बता रहे हैं। आपको बता दूं कि ये वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। इस दौरान पप्पू यादव अपने पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के रुपोली प्रखंड स्थित भौवा परवल पंचायत के बाढ़ पीड़ित गाँव के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां पर लोगों की मदद के लिए सांसद ने करीब 2 लाख रुपए बांटे। इसके साथ ही सांसद ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वे उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहेंगे, विपदा की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कल फिर से 500 से ज्यादा घरों में राशन उपलब्ध करवाएंगे। उनके इस कदम से लोगों में खुशी देखी जा रही है। बाढ़ पीड़ितों ने राहत की सांस ली और कह रहे हैं कि आखिर कोई न कोई तो है जो हमारी चिंता करता है। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव लोगों की मदद के लिए इस तरह से सामने आए हैं। इससे पहले भी वे कई बार लोगों की मदद करते हुए नजर आ चुके हैं। जब पटना में जब बाढ़ की वजह से पूरा राजेंद्र नगर डूब गया था, तो उस समय भी पप्पू यादव ने पीड़ित लोगों तक खाना पानी पहुंचाया था। इसके अलावा हाल ही में भागलपुर में जब एक अभ्यर्थी 1 नंबर की वजह से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पास नहीं कर पाए, तो पप्पू यादव उसके घर पहुंच करके 2 साल तक पढ़ाई का पूरा खर्च देने का वादा कर दिया। साथ ही हर महीने 5000 रुपए की राशि देने का भी वादा करते हुए हाथों हाथ 5000 थमा दिया। यही नहीं, कोविड महामारी के दौरान भी पप्पू यादव ने हजारों लोगों की मदद की थी, उन तक जरूरी सामान पहुंचाया था। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको एक ऐसी रोजगार के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे अब इस रोजगार को करने से आपको फायदा तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ बिहार सरकार भी पैसे देती है रोजगार करने के लिए। वह है मखाने की खेती। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार की सरकार क्षेत्र के यानी किसानों को मखाने की खेती करने के लिए बढ़ावा दे रही है, और यही कारण है कि बिहार की सरकार ऐसे किसानों को न केवल आर्थिक सहायता मुहैया करा रही है, वहीं पर सब्सिडी भी मिल रही है। कुल मिलाकर के यदि क्षेत्र का कोई भी किसान मखाने की फसल में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे आसानी से अपनी जेब से महज 24,000 रुपये ही खर्च करना होगा। जब मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार मखाना विकास योजना चला रही है, जब राज्य सरकार ने मखाने की खेती करने पर प्रति हेक्टेयर लागत 97,000 रुपए निर्धारित की है, या किसान भाइयों को 75% सब्सिडी यानी कि 72,750 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। इसका मतलब है कि आपको अपनी जेब से सिर्फ 24,250 रुपए खर्च करने होंगे। दुनिया भर के मखाने का करीब 80 से 90% उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है। मखाना ऐसी फसल है जिसे पानी में उगाया जाता है। बाढ़ में डूबे खेत में किसान मखाना की खेती करके बम्पर कमाई कर सकते हैं। इसकी खेती में 2 फसलें ही ली जा सकती है, पहला मार्च में लगाएं और फिर अगस्त सितंबर में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जब किसान मखाने की खेती पर सब्सिडी का फायदा उठाने, तो ऐसे में अगर आप भी मखाने की खेती करना चाहते हैं और इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, और ये वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर कृषि जगत ई पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहीं पर कृषि जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट में जाने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिहार सरकार की तरफ से मखाना उत्पादन के लिए सब्सिडी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं तो हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिसको करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में यदि आप दूध का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर सामने आई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में डेयरी फार्म खोलने के लिए सब्सिडी दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार के पशुपालक विभाग की तरफ से इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, साथ ही साथ ऑनलाइन के द्वारा आवेदन शुरू कर दिया गया है। आप जल्द से जल्द आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा कर लें। आपको बता दूं कि बिहार पशुपालन विभाग द्वारा शुरू की जा रही डेयरी फार्म योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 2 या फिर 4 गाय के साथ में डेयरी फार्म खोल सकते हैं। बिहार सरकार बिहार में जगह जगह डेयरी फार्म खोलने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। दरअसल बिहार में दूध के बिजनेस के लिए यदि सामान्य वर्ग के नागरिक आवेदन करते हैं तो उन्हें 50% तक अनुदान मिलेगा, जबकि इस योजना के अंतर्गत रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 75% तक अनुदान मिलेगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में रहने वाले लोग अपनी ज़मीन का लगान ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया है। यह खबर के अनुसार बिहार भूमि की वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के आप जमीन का लगान ऑनलाइन के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पोर्टल पर जाकर के आप अपना खाता, जमाबंदी, पूंजी, भू नक्शा, दाखिल खारिज और फिर दूसरी भूमि सेवाएं भी अपलोड ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार भूमि
भूमि की वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.biharbhumi.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर भू लगान या फिर ऑनलाइन लगान भुगतान पर क्लिक करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करें। अगर नए यूजर हैं तो फिर पहले रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद अब आपको अपना जिला, अंचल, हल्का, मौजा और फिर जमाबंदी से जुड़ी हुई जानकारी दर्ज करनी होगी। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को राजद नेता तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता आभार यात्रा को लेकर के तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जनता मालिक है और फिर बिहार का सच्चा सेवक कौन होगा ये जनता तय करेगी। उन्होंने कहा है कि वे लोग जाति के जहर की लहर का कहर से बिहार को प्रभावित कर रहे हैं या राजनीति में भी जाति का चश्मा पहन करके राजनीति को गंदा करते हैं और पूरे बिहार के अंदर विकास की गति में भ्रष्टाचार करते हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे यात्रा करें या फिर प्रवास करें, जनता जानती है ये अपना विकास करेंगे और फिर अपने परिवार के उत्थान और कल्याण के लिए राजनीतिक उम्मीदवार बनाने के लिए ये सारा खेल और नाटक कर रहे हैं। ये दोहरे राजनीति बंद करनी चाहिए। राजनीति में ऐसी मानसिकता नहीं चलेगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जनता ने लोकसभा के चुनाव में उनको बता दिया है कि तेजस्वी बाबू आपका भविष्य क्या है। जब बिहार की जनता की नजर में आपकी राजनीतिक ताकत क्या है, ये बिहार की जनता ने वोट देकर के बता दिया है कि 10 सीट जीतने में भी पूरा परिवार पार्टी दिन रात लगे रहे। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उनके पिता बहन के द्वारा, उनकी माता के द्वारा दावा किया जा रहा था, बड़ा दावा किया जा रहा था, लेकिन परिणाम तो सिर्फ 4 सीट का आया। तो फिर जनता ने उनको राजनीतिक हैसियत बता दी है और जनता ने ये भी बता दिया है कि बिहार के कुछ लोगों के लिए ना तो आप स्वीकार्य हैं और ना बिहार के हित के लिए आप काम करने वाले हैं। दोस्तों, जनसुराज के सूत्राधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आरा पहुंचे प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर के हमला बोला। जहां तेजस्वी यादव की समझ पर सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जो कहते हैं कि हमारे पुरखों का समाजवाद है, 10 दिन ट्यूशन लेकर भी समाजवाद पर नहीं बोल सकते हैं। ये कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने कहा कि आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें ही जमीनी नेता बताया जाता है। नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वे इंजीनियर है, तो फिर हमने ये मान लिया है कि वही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं पूरे बिहार में। पर ये सच नहीं है। जहां पर बुद्ध महावीर पैदा हुए वहां हर गांव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़े लिखे और फिर समझदार लोग रहते हैं। इसलिए हमें गांव से समझदार व्यक्ति को ढूंढ करके राजनीति में आने का मौका देना चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीचे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।